हेलो एवरीवन। हमारी अपनी पाठशाला में आज जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में नन कॉपरेशन मूवमेंट यानी असहयोग आंदोलन और बिहार का उसमें क्या रोल था। और उसके बाद जो हम देखेंगे वो देखेंगे 37वां जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का जो गया में हुआ था बिहार स्पेशल, चूंकि ये सीरीज है तो बिहार से रिलेटेड ही टर्म इसमें हम लोग देखेंगे केवल। तो जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1922 में गया में, उसमें उसकी बातें, स्वराज पार्टी का गठन होता है असहयोग आंदोलन के बाद, उससे और बिहार का क्या रिलेशन है वहां पर वो देखेंगे। साथ ही देखेंगे साइमन कमीशन के विरोध में बिहार में क्या हुआ था। तो ये जो सीरीज है ये स्पेशली बिहार के स्पेशल है क्योंकि बीपीएससी का एग्जाम और सीडीपीओ का एग्जाम दोनों होने वाला है और बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा एग्जामिनेशन में एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। तो उस तरीके से हम लोग को पढ़ना बहुत जरूरी है कि बिहार का क्या क्या योगदान रहा। पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे हिस्ट्री में असहयोग आंदोलन। जैसा कि आप लोग जानते हो कि असहयोग आंदोलन जो नन कॉपरेशन मूवमेंट था वो 1 अगस्त 1920 में गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था, ऐसा हम लोग पढ़ चुके हैं। 1 अगस्त 1920 में असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया गया था। तो असहयोग आंदोलन जब स्टार्ट होता है गांधी जी के द्वारा, जैसा कि आप लोग जानते ही उसमें हो गए खिलाफत कमेटी बनी थी जिसके अध्यक्ष गांधी जी थे और गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम दोनों को एक करते हुए असहयोग आंदोलन का नाम दिया था। हालांकि कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन को शुरू में ये अपने कांग्रेस अधिवेशन में पारित नहीं किया था, उसके बावजूद गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया। तो बिहार को स्पेशल लेके क्या होगा, बिहार में उसी असहयोग आंदोलन के दौर में बिहार प्रोविडेंशियल कॉन्फ्रेंस आयोजित किया जाता है। जो बिहार का प्रोविडेंस था उसमें प्रोविडेंस कॉन्फ्रेंस आंदोलन आयोजित किया जाता है 28 अगस्त 1920 को। ध्यान देना 1 अगस्त 1920 को एनसीएम जो था नन कॉपरेशन मूवमेंट वो स्टार्ट होता है। 28 अगस्त को बिहार में असहयोग आंदोलन के लिए एक कॉन्फ्रेंस होता है जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट होते हैं और उनके द्वारा एक रेजोल्यूशन लाया जाता है कि वो गांधी जी के एनसीएम को सपोर्ट करेंगे पूरी तरह से। तो यहाँ पे क्वेश्चन एक बिहार स्पेशल होता है कि बिहार में कब से शुरू हुआ, तो बिहार में ये असहयोग आंदोलन शुरू होता है 28 अगस्त 1920 को, जिसमें राजेंद्र प्रसाद के द्वारा प्रिसाइड किया जाता है उस कॉन्फ्रेंस को और ये घोषणा की जाती है कि गांधी जी के असहयोग आंदोलन को बिहार पूरी तरह से सपोर्ट करेगा। उसके बाद इसके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज रहता है इसमें कि मौलाना अब्दुल बारी, मौलाना अब्दुल बारी के बारे में जानना जरूरी है क्योंकि बिहार स्पेशल में ये बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। ये एक प्रोफेसर हुआ करते थे जो कांग्रेस से डायरेक्टली जुड़े हुए नहीं थे, बट उनके विचार गांधी जी से बहुत हद तक मिलते हैं। तो चूंकि गांधी जी जब आंदोलन स्टार्ट करते हैं तो दिसंबर में गांधी जी पटना आते हैं इस असहयोग आंदोलन को प्रचार प्रसार या इसके बारे में बताने के लिए वो पटना आते हैं। जब पटना वो आते हैं दिसंबर 1920 में, तो वो पटना आकर नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ की नींव रखते हैं, जो इस मायने में इंपॉर्टेंट है कि ये 2 इंस्टीट्यूट ऐसे होंगे जो युवाओं को आजादी के विषय में, स्वदेश के विषय में बताएंगे, ट्रेनिंग देंगे, किस प्रकार से आंदोलन में वो सहयोग करेंगे और किस प्रकार वो स्वदेशी को अपनाएंगे। इसकी ट्रेनिंग के लिए 2 इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट वहां पर जिसका नींव रखा जाता है महात्मा गांधी के द्वारा 1920 में। यहां पे क्वेश्चन बिहार को लेकर इंपॉर्टेंट ये भी आता है कि दिसंबर 1920 में गांधी जी कहां आए थे, तो गांधी जी आए थे पटना आकर उन्होंने 2 इंस्टीट्यूशन का नींव रखा, जिसमें एक इंस्टीट्यूशन नेशनल कॉलेज जो था उसके प्रिंसिपल जो थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आया हुआ है कि नेशनल कॉलेज के पहले प्रिंसिपल किसके बनाया गया था, तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और दूसरा जो था बिहार विद्यापीठ जिसका नींव दिसंबर में रखा गया था, 6 फरवरी 1921 में ये फाइनली इस्टेब्लिश्ड होता है और इसका इनॉग्रेशन भी गांधी जी ही करते हैं। इसमें मौलाना मजरूल हक जो थे उन्हें चांसलर बनाया जाता है और ब्रज किशोर प्रसाद को वाइस चांसलर बनाया जाता है। तो ये 2 इंस्टीट्यूट का इंपॉर्टेंस क्या रहा कि ये युवाओं को ट्रेंड करने के लिए ये इंस्टीट्यूट काम करेंगे। आगे इसी में आते हैं कि जो यहाँ पे मौलाना मजरूल हक थे, इनसे रिलेटेड 2 टर्म और रहेगा। ये एक सदाकत आश्रम का निर्माण करते हैं जो पटना में दीघा के पास है। अगर आप पटना आए तो दीघा के पास आपको दिखेगा भी, वो रोड मेन रोड पर ही है सदाकत आश्रम, जिसका निर्माण किया गया था मजरूल हक के द्वारा। और उनके द्वारा एक न्यूज पेपर भी स्टार्ट किया गया मदरलैंड 30 सितंबर 1921
2021 को। तो ये एक इंपॉर्टेंट यहां पर व्यक्ति रहते हैं मजरूल हक, जो आपके एनसीएम में एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। इसके साथ आपको याद रखना है कि नेशनल कॉलेज के प्रिंसिपल के रूप में किसे बनाया गया था, तो वो थे हमारे राजेंद्र प्रसाद जी। अब इसी आंदोलन में मौलाना अब्दुल बारी जो होते हैं वो ज्वाइन करते हैं कांग्रेस को। ध्यान से समझना, ये एक इंपॉर्टेंट पर्सन है जो आगे आपको और दिखेंगे। तो मौलाना अब्दुल बारी जो है वो एनसीएम को ज्वाइन कर लेते हैं कांग्रेस के थ्रू, और वो इस आंदोलन को बढ़ाते हैं। उसके बाद आते हैं हम लोग 37वां जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1922 में गया में। ये एक इंपॉर्टेंट कांग्रेस का सेशन था जो बिहार को लेकर इंपॉर्टेंट है। कई बार ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि बिहार में कहां कहां पर कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। देखते हुआ था बांकीपुर पटना में, दूसरा हुआ था गया में, और तीसरा हुआ था रामगढ़ में। तो इंपॉर्टेंट रहेगा 37वां क्या इंपॉर्टेंस क्या क्या रहेगा, ध्यान देना। गया में जब कांग्रेस की अधिवेशन होती है तो उस 1922 का दौर आ चुका होता है, यानी असहयोग आंदोलन जो होता है वो अब टूटने के कगार पर रहती है। उस समय उसको जो चेयरमैनशिप होल्ड करते हैं वहां पर कांग्रेस अधिवेशन का, वो होते हैं चित्तरंजन दास, सीआर दास के द्वारा किया जाता है। और इसमें वोटिंग किया जाता है कि हम लोग लेजिस्लेचर को बॉयकॉट करेंगे। हालांकि इस बात को लेके सीआर दास का कांग्रेस के साथ हो जाता है मतभेद। सीआर दास का कहना होता है कि नहीं, जो 1919 के अधिनियम के आधार पर जो चुनाव घोषणा हो चुकी है उस चुनाव में कांग्रेस को भाग लेना चाहिए, और चुनाव में भाग लेके वो जीत के सीटें आके असेंबली में जाएं और असेंबली में जाकर असहयोग को बढ़ावा दें। मतलब नॉन कॉपरेशन हम करेंगे, कैसे करेंगे, हम असेंबली में पहुंचकर नॉन कॉपरेशन करेंगे। लेकिन कांग्रेस का ये मानना रहता है कि नहीं, हम लोग उस असेंबली के इलेक्शन का ही बाइकआउट करेंगे। जब हम लोग असहयोग आंदोलन चला ही रहे हैं तो हम पूरी तरह से असहयोग करेंगे और उस चुनाव में भाग नहीं लेंगे। बट सीआर दास का यहां पर एक मत रहता है कि नहीं, हम लोग चुनाव में भाग लें और उसके बाद असहयोग करें। इस कारण से सीआर दास का कांग्रेस से मतभेद होता है 37वें अधिवेशन में ही। ये इंपॉर्टेंट रहेगा 37वां अधिवेशन हमेशा। और इससे सीआर दास यहां से रिजाइन कर देते हैं, कांग्रेस से वो रिजाइन कर देते हैं। कांग्रेस से रिजाइन करने के बाद, जैसा कि आप लोग सभी जानते हो कि कांग्रेस से रिजाइन करने के बाद सीआर दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया जाता है, जो आगे हम लोग देखेंगे। अब देखते हैं यहाँ पे क्या क्या हुआ था उसमें। तो उसके चेयरमैनशिप थे सीआर दास। वोटिंग हुआ था कि हम लोग बाइकआउट करेंगे लेजिस्लेचर का। राजेंद्र प्रसाद जो थे इसके सेक्रेटरी इलेक्ट किए गए थे। ऑफिस जो था ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का जो ऑफिस था उसे शिफ्ट कर दिया गया गया से पटना। ताना भगत, जो एक इंपॉर्टेंट नाम है, जब आप पढ़ोगे हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री में जब देखोगे कि जब संथालों का विद्रोह होता है तो ताना भगत का जो ये इंपॉर्टेंट रोल रहता है उस विद्रोह में, वो भी गया के सेशन में अटेंड हुए थे। तो यहां पर ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ भी है कि कांग्रेस के अधिवेशन में, गया के अधिवेशन में कौन कौन भाग लिए थे। यह क्वेश्चन आता है कौन भाग नहीं लिए थे। तो ध्यान देना, ताना भगत उसमें भाग कांग्रेस के अधिवेशन में लिए थे। तो यहां पर क्या हमने बताया कि सीआर दास वहां से रिजाइन करते हैं और सीआर दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा 1923 में स्वराज पार्टी का गठन होता है। तो स्वराज पार्टी का जब गठन होता है देश में, तो उसी के तर्ज पर बिहार में भी स्वराज पार्टी का गठन होता है 1923 में। फरवरी के 1923 में स्वराज पार्टी का गठन होता है, जिसमें श्री नारायण प्रसाद जो होते हैं वो उसके फर्स्ट प्रेसिडेंट होते हैं, और अब्दुल बारी जिन्होंने एनसीएम को ज्वाइन किया था वो अब्दुल बारी इसके सेक्रेटरी बनते हैं। तो ये दो नाम आपको यहां पे इंपॉर्टेंट रहेंगे बिहार के कॉन्सेप्ट में, कि बिहार में स्वराज पार्टी का पहला प्रेसिडेंट कौन हुए, तो वो थे श्री नारायण प्रसाद, और अब्दुल बारी जो थे वो थे इसके सेक्रेटरी। और ये स्वराज पार्टी, जिस प्रकार स्वराज पार्टी पूरे देश में 1919 के अधिनियम के आधार पर जो चुनाव होते हैं उसमें भाग लेती है, उसी प्रकार स्वराज पार्टी भी बिहार में भाग लेती है, जो नवंबर में चुनाव हुए थे 1923 में। और 8 सीटें जीतती है वो असेंबली की और 10 सीटें जीतती है वो काउंसिल की। इस प्रकार स्वराज पार्टी का जो लक्ष्य था कि हम चुनाव में पार्टिसिपेट करेंगे, पार्टिसिपेट करने के बाद लेजिस्लेचर का पार्ट बन जाएंगे, और पार्ट बनने के बाद हम लोग सरकार की नीतियों का विरोध करेंगे। तो उसी के तर्ज पर स्वराज पार्टी का बिहार में गठन होता है 1923 में, जिसमें श्री नारायण प्रसाद उसके प्रेसिडेंट बनते हैं। वो चुनाव में भाग लेते हैं और 8 सीटें असेंबली की जीतते हैं और 10 सीटें जीतते हैं वो काउंसिल की। तो ये रहा आपका स्वराज पार्टी और बिहार का क्या कॉन्सेप्ट रहा। उसी प्रकार जब आगे हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री में तो मिलता है हमें, क्या मिलता है, साइमन कमीशन। साइमन कमीशन का गठन किया जाता है। साइमन कमीशन
के कॉन्सेप्ट को समझने से पहले समझ लो, जब 1919 का अधिनियम बनता है तो उसी समय यह निर्णय लिया जाता है कि अगले 10 साल के बाद यानी 1929 में एक कमेटी ब्रिटेन से भेजी जाएगी जो 1919 के अधिनियम के आधार पर जो भारत में बदलाव या भारत में जो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी चेंजेज आए हैं उसका वो मूल्यांकन करेगी और उसको मूल्यांकन करने के बाद वो अपना रिपोर्ट सबमिट करेगी ताकि अगला अधिनियम बनाया जा सके। लेकिन 1929 में चूंकि वहां पे चुनाव घोषित हो चुके होते हैं ब्रिटेन में, जिस कारण से 1 साल पहले ही साइमन कमीशन को वहां से ब्रिटेन से भारत भेजा जाता है। जब ब्रिटेन से साइमन कमीशन भारत आती है तो भारतीयों के द्वारा या कहो कांग्रेस के द्वारा इसका विरोध किया जाता है। विरोध करने का कारण क्या रहता है कि साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय शामिल नहीं थे, सभी उसमें ब्रिटिशर्स थे। तो ब्रिटिशर्स के होने के कारण कांग्रेस ने इसका विरोध कर दिया कि जो वो वैसी कमेटी जो जिसमें एक भी मेंबर भारतीय नहीं है, जिसमें एक भी मेंबर इंडियन नहीं है, वो कमेटी इंडियंस की समस्याओं को कैसे समझ सकती है। इस कारण से कांग्रेस साइमन कमीशन का विरोध करती है। साइमन गो बैक का नारा लगता है। लाला लाजपत राय की मृत्यु इसी के विरोध के दौरान होती है, लाठी चार्ज होने की। ये तो थी मॉडर्न हिस्ट्री की बात है, बट बिहार के कॉन्सेप्ट उसी प्रकार बिहार में भी साइमन कमीशन का विरोध होता है और साइमन कमीशन का विरोध करने के लिए ऑल पार्टी की एक मीटिंग बुलाई जाती है। जितने भी पॉलिटिकल पार्टी होते हैं उन सभी की एक मीटिंग बुलाई जाती है जिसका एक एजेंडा होता है कि हम लोग भी साइमन कमीशन का विरोध करेंगे, जिसमें अनुग्रह नारायण सिन्हा एएन सिन्हा जो होते हैं वो इसको लीड करते हैं। उनके चेयरमैनशिप में ही ऑल इंडिया पार्टी मीटिंग होती है जो साइमन कमीशन का विरोध करेगी। तो ये फैक्ट्स हमारे थे कि जो हमने हिस्ट्री पढ़ा उसका और बिहार का क्या रिलेशनशिप रहा, बिहार से कौन कौन से पॉइंट ऐसे हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। उन सारे पॉइंट्स को यहां पर आपके सामने बोर्ड पर लाया गया है ताकि जब आप एग्जामिनेशन दो बीपीएससी की या आप एग्जामिनेशन दो सीडीपी की, दोनों एग्जाम अभी हाल में होने वाले हैं, तो वैसे तैयारियों के क्रम में चूंकि बिहार से बहुत ज्यादा क्वेश्चन एग्जामिनेशन में 30 से 35 क्वेश्चन लगभग बिहार से आते हैं। तो ये बिहार सीरीज हमारा चल रहा है जिसमें आज हम लोगों ने देखा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, कांग्रेस का अधिवेशन 37वां अधिवेशन जो गया में होता हुआ है, और साइमन कमीशन को देखा हमने और स्वराज पार्टी को देखा। और इन सब में बिहार में कौन कौन से नाम आए, कौन कौन सा ईयर था, कौन कौन सा टाइम था जहां जहां से क्वेश्चन आने की पूरी संभावनाएं रहेगी। तो हमारे साथ जुड़े रहें, बने रहें। बिहार सीरीज में आपको अभी लगातार यहां पे कॉन्सेप्ट के साथ और उस थ्योरी के साथ यहां पर रिलेट करके बताया जाएगा जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो अगर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, कमेंट जरूर करो कि आपको ये कैसा लगा और आपको और क्या चाहिए बिहार स्पेशल सीरीज में। थैंक यू।